जितने क्लस्टर आपने बनाने हैं वो इनपुट के तौर पे ले लिया, उसके बाद आपने रिपीट किया और ये रिपीट के अंदर दो फॉर अलग अलग लगे हुए। पहला क्या काम कर रहा है? पहला कर रहा है ये है कि 1 से लेकर m तक, आप देख रहे हैं 1 से लेकर m तक, ये पहले वाला लूप हमें जो वाइवा में भी और कभी इस तरह समझाना मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपको पता हो, ये ना पता हो कि 1 से लेकर m तक चल रहा है, बल्कि ये पता हो कि ये लूप क्या काम कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लूप क्या काम कर रहा है। तो हमें इस तरह आंसर देना होता है कि ये लूप ये काम कर रहा है और ये लूप ये काम कर रहा है, इसलिए ये m तक है और इसलिए ये k तक, ठीक है। तो ये वाला लूप जो हमारे पास है 1 से लेकर m तक, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये डेटा के साइज पे कंसीडर हुआ हुआ है, 1 से लेकर जितना डेटा दिया हुआ होगा। ये लूप कर ये रहा है कि हर डेटा का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकाल रहा है, और जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो उस डेटा को उस सेंट्रॉइड से मार्क कर देता है। अब मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको डायग्राम से भी समझाता हूँ। कहता है i इज इक्वल टू 1 से m, पहले डेटा से लेकर m डेटा तक चलाएगा। इंडेक्स फ्रॉम 1 to k ऑफ क्लस्टर सेंट्रॉइड क्लोजेस्ट टू xi, ठीक है। और ये कह रहा है कि हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे x1 डेटा है और इसका डिस्टेंस हमने सबसे निकाला, μ1 से निकाला, μ2 से निकाला, ठीक है, और का लूप लगा रहे हैं। तो इसी तरह μm तक सबसे डिस्टेंस, μk तक डिस्टेंस निकाल लिया सबसे, अभी पहले डेटा का निकाला डिस्टेंस हमने, इन सबों से निकाल लिया, इससे भी, इससे भी, इससे भी। उसके बाद ये तय करना है ना कि ये किससे करीब होगा। तो यहाँ पर इसने बताया कि कैसे लिखा जाएगा, किससे करीब होगा। उसने बताया कि ऐसे लिखा जाएगा कि डेटा C1, लिखने का तरीका है बस आप इस तरह मेंशन करें, यहाँ जैसे लिखा हुआ मैं समझा रहा हूँ। डेटा C1 क्योंकि x1 डेटा है, तो कहता है सेंट्रॉइड जो पहले डेटा का तय हुआ है, यहाँ पे जो क्लोजर हो सकता है कि वो जो है वो 5वां रिजल्ट हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इस ये इंटरप्रिटेशन होगी यहाँ पे इस जुमले की। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पहला डेटा है उसका जो सेंट्रॉइड ड्राइव हुआ है वो सेंट्रॉइड नंबर 5 है। हो सकता है कि जब हम यहाँ पे डेटा नंबर 3 की बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे डेटा नंबर 2 की, सॉरी डेटा नंबर 2 की बात कर रहे हो, तो वो भी यही करेगा, सारे सेंट्रॉइड से डिस्टेंस को मेजर करेगा। आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर लिखेंगे कि सेकंड डेटा का जो सेंट्रॉइड तय हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि कह दें कि वो हुआ है 7, सेंट्रॉइड नंबर 7, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे डेटा नंबर 3 है, तो आप इसी तरह सबसे डिस्टेंस निकालेंगे और कहेंगे डेटा नंबर 3 का सेंट्रॉइड जो तय हुआ है, मिसाल है, और वो हुआ है 1। ये जो यहाँ पे आ रहा है ये सेंट्रॉइड का नंबर है, सेंट्रॉइड का इंडेक्स है। तो कह रहे हैं इंडेक्स, और से देखो, इंडेक्स ऑफ क्लस्टर, यानी क्लस्टर का मतलब है इंडेक्स ऑफ क्लस्टर सेंट्रॉइड क्लोजेस्ट टू xi, उससे xi से जो करीब होगा वो इंडेक्स यहाँ लिख दिया जाएगा। और अगर ये 1 के लिए, पहले डेटा के लिए चल रहा है, तो ये C1 का हो जाएगा, दूसरे के लिए चलेगा तो C2 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए। तो ये बेसिकली हर डेटा को स्पेसिफिक सेंट्रॉइड मार्क कर रहा है कि कौन सा डेटा किस सेंट्रॉइड की तरफ है, ये वाला लूप ये कर रहा है। जब सारे डेटा अपने अपने क्लस्टर को चले जाएं, सारे डेटा अपने अपने क्लस्टर को हो जाएं, ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करना होता है भाई? अगला स्टेप ये करना होता है, अब्दुल वहाब साहब हैं आज नहीं है अब्दुल वहाब, तो हमें ये करना होता है कि इनका मीन निकालना होता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि अब मीन कितने निकाले जाएंगे, और से कितने मीन निकाले जाएंगे? अगर के सेंट्रॉइड है तो के क्लस्टर है, के क्लस्टर है तो के मीन निकलेंगे, यानी के मीन से मुराद है के मीन से मुराद है इतनी दफा मीन निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा कि 1 से लेकर के तक, अगर आप कहते हैं 4 सेंट्रॉइड बनाने, तो यानी 4 क्लस्टर बनाने, तो 4 तक चलेगा ये, और हर एक के अंदर जाके उसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कह रहा है कि एवरेज मीन ऑफ द पॉइंट्स असाइनिंग टू द क्लस्टर के, सही है। तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त हमने क्योंकि के लिया हुआ था, तो हमने कहा के तक चलेगा ये, और इस तरह नया मीन जो है वो, और ये उसके बाद फिर दोबारा और सुनिएगा, नया मीन निकालेगा और उसके बाद दोबारा ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरह होता चला जाएगा। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है जो होनी चाहिए थी, जो बाद में शायद इन्होंने लिखी हो। कौन सी लाइन होनी चाहिए? कि जब ये कर ले तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर SE जो है, या चेंजेस ऑफ द सेंट्रॉइड न्यू और प्रीवियस जो है,
अगर वो मिनिमम हो, एक थ्रेशोल्ड से कम हो, तो ये इस लूप से भी बाहर निकालते हैं उसको। इस लूप से तो बाहर आ गया, लेकिन दोबारा इस लूप में जाने से पहले ये चेक करे कि एसएससी जो है वो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से अगर कम हो, थ्रेशोल्ड से अगर कम हो, एसएससी एक रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम हो, तो यहाँ से इसको एग्जिट कर, समझ आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा यहाँ चले जाए, इफ ये इफ की कंडीशन में लिखा हुआ होगा, तो ये लाइन यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एल्गोरिथम फॉर बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि किंग एल्गोरिथम को जो है वो हमने यहाँ पे किया। ये तो ठीक है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो कहता ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जगह इतनी भी कंस्ट्रेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एसएससी को समझाऊँ। बाकी दो बातें तो आप फौरन समझ जाएंगे, एसएससी को समझाने की कोशिश करूँगा। जो आसिफ कसी साहब ने मुझसे पूछा था, एसएससी क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डेटा साइंस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। कहता ये है कि इस स्लाइड में करने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहा है और बताना चाह रहा है कि हम कन्वर्जेंस का स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड्स आपको बताएगी कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है। तो इसने कहा कि नो रीअसाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू डिफरेंट क्लस्टर और मिनिमम, दोनों वर्ड इस्तेमाल किए। समझ आ गई बातें? ये जुमला क्या है, समझ आ गया होगा मेरा ख्याल है। जुमला स्टेटमेंट ये कहता है कि जब आप एक क्लस्टर बना चुके हो, ठीक है, और जब दोबारा इसको सॉल्व करें तो जो डेटा इसमें था वो इसी में रहे और जो डेटा इसमें था वो इसी में रहे। डेटा यहाँ से उठ के इसमें ना जाए और यहाँ से उसके इसमें ना जाए। नो या मिनिमम चेंजेस हो, रीअसाइनमेंट हो क्लस्टर की किसी डेटा की, तो फिर आप कहेंगे कि ये स्टॉप कर दो। दूसरा जो मैंने ही बताया था, नो और मिनिमम चेंजेस ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड अगर ये है तो वो थोड़ा चेंज हो या चेंज ही ना हो, तो हम कह देंगे कि ये जो है वो आप जो है वो रोक दें उसको। ये दो चेक हो गए, डेटा चेंज ना हो और सेंट्रॉइड चेंज ना हो। तीसरा जो है वो है एसएससी के मिनिमम डिक्रीज इन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। और फॉर्मूला क्या है सम ऑफ स्क्वायर एरर का? ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस ही निकाला है, यूक्लिडियन डिस्टेंस x से सेंट्रॉइड का। ये क्योंकि मैंने स्लाइड कहीं और से कट की है ये, तो इसलिए नोटेशन भी चेंज नजर आ रही होगी आपको। एंड्रियो एनजी जो है वो इसको म्यू कहता है, हमने इसको यहाँ जहाँ से मैंने पिक किया उसको उसने एम कहा है। ठीक है, ये बेसिकली म्यू है। तो डिस्टेंस जो है वो कम है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बात होगी। ठीक, कि एसएससी जो है 1 से लेकर के तक, लेकिन 1 से लेकर के तक लिखा हुआ है। के का मतलब वो क्लस्टर है, के क्लस्टर, और हर एक का डिस्टेंस, ये यहाँ पे बात हुई। ये क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, मैं इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कम क्या होगा, मैं सवाल देख लूँगा, चाहे तो सवाल को फिर इसमें कवर कर लें। सर ये मिनिमम एसएससी, ये तो सही वसीम साहब, एसएससी समझाने जा रहा हूँ मैं क्या होता है डायग्राम से, कि ताकि आपको क्लियर हो कैसे सी की क्या बात हो रही है। ये L = 1 to m लूप सेंट्रॉइड को वैल्यू असाइन करेंगे नहीं, 1 से लेकर m तक का जो लूप है, आ गया पीछे वाला स्लाइड, देखें, m से लेकर जो 1 से लेकर जो m तक का लूप है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हम हर डेटा को मार्क कर रहे हैं कि किस सेंट्रॉइड से ताल्लुक रखता है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस वाले में हम 1 से लेकर m तक चला रहे हैं। m का मतलब है डेटा का साइज, ये तो समझ में आती है ना, डेटा का साइज। डेटा का जो साइज है वो m तक है। ठीक है, तो कहता ये है कि यहाँ पर हम हर डेटा को मार्क कर रहे हैं कि वो कौन से सेंट्रॉइड को बिलोंग करता है। तो ये जो वर्ड है ना, ये सिर्फ मेंशन करने का तरीका है। ये जो वर्ड है ना सी, ये सिर्फ ये बताता है। अब आपने, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने 1 लिया, अब देखिए 1 लेने का मतलब क्या हुआ, आपने पहला डेटा लिया, और समझ में आ रही बात है, पहले डेटा को सारे इंटरनली, अभी इंटरनल लूप यहाँ नहीं दिखाया है, लेकिन इंटरनली सारे सेंट्रॉइड से
डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, m1 हुआ है तो, ये समझ में आती बात है, के लेंथ है, सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसका। ये बात क्लियर हो गई। इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो किसी ना किसी म्यू के साथ होगा ना, या म्यू1 के साथ होगा, म्यू2 के साथ होगा, म्यू3 के साथ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस डेटा 1 का म्यू7 के साथ है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इस वक्त एज्यूम किया हमने, यानी इसका इसके साथ मिनिमम डिस्टेंस है। तो लिखने का तरीका ये है कि ये देखिए, पहले डेटा का सेंट्रॉइड जो, ये सी का मतलब सेंट्रॉइड जो तय हुआ है वो 7 हुआ है, ये हमने मार्क कर, ये इस तरह से मेंशन करना, समझ में आई बात है। तो ये बेसिकली, और इसको अगर मैं और ज्यादा डेप्थ में जाऊँ ना तो वो इस तरह हो जाएगा कि आपके पास एक सी के नाम से एरे होगा, पता नहीं समझ में आ रही बात, सी के नाम से एरे होगा और हर एरे का इंडेक्स होगा, ये इंडेक्स उतना ही होगा जितना डेटा का साइज होगा, 1 2 3 4 और सो ऑन टू कहाँ तक होगा, m तक। इसका मतलब है C1 C2 C3 C4 एंड CM, ये समझ में आई बात, CM तक चलेगा। उसके बाद आपने यहाँ से कहा कि पहला डेटा जो है वो 7 के साथ क्लोजेस्ट है, तो यहाँ आप लिख देंगे 7। क्या मतलब हुआ कि पहला डेटा का जो सेंट्रॉइड है वो 7 है, फिर आप कहेंगे ये वाला लूप ये काम कर रहा है। दूसरा डेटा को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो i की वैल्यू डेफिनेटली 2 हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसका भी कोई ना कोई सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो, मिसाल के तौर पर 5 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 5, तो पहले वाले लूप में c की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, फिर आप बता देंगे कि भाई ये सेंट्रॉइड ये डेटा को मेंशन कर रहा है, ये सेंट्रॉइड के इंडेक्स को मेंशन कर रहा है, तो इंडेक्स में देख लो शायद आपको समझ में आ गया, काफी आंसर आए, मैं आंसर देख क्वेश्चन पढ़ लूँ, आप बोलेंगे तो मैं स्पेसिफिक होता हूँ। यस सर का मतलब है, समझ आ गया आपके, ठीक है, मतलब जितने डेटा उतने होंगे, जी बिल्कुल, इतनी दफा लूप चलेगा वसीम साहब, मतलब पहले डेटा 7th क्लस्टर से ताल्लुक रखता है, पहली दफा ऐसे ही होगा, फिर चेंज भी हो सकता है, जब ये सेकंड दफा जाएगा तो हो सकता है कि ये 7 के बजाय 4 से ताल्लुक हो जाए, ठीक है, गुड। यानी ये तो मैंने फर्स्ट टाइम चलाया ना, देखो ये बात याद रखना कि ये मैंने फर्स्ट टाइम के लिए लिखा है, यहाँ पे हो सकता है कि 6 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 2 आ जाए, ये तो एक एरे है ना, तो टेम्परेरी होल्ड किया हुआ, ये इस वक्त पहली दफा के लिए चल गया, उसके बाद हम यहाँ पे इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, तो नए मीन आ जाएंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, दोबारा सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, दोबारा हर डेटा किस सेंट्रॉइड से बिलोंग करता है, हो सकता है कि अगली दफा में ये 5 शो कर दे, ये 6 शो कर दे, ये 3 शो कर दे, तो हो सकता है ना ये अपडेट होता रहेगा, और जब इसमें चेंजेस खत्म हो जाए प्रीवियस और नए करंट के अंदर, तो आप कहेंगे कि अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड लूप क्या के एम कर रहे हैं, काम कर, सेकंड लूप बताया ना एवरेज निकालने के लिए, जो मीन, जो क्लस्टर बन गए हैं, जो क्लस्टर बन गए हैं, हर डेटा को उसका क्लस्टर दे दिया है हमने, हर डेटा को उसका क्लस्टर दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो जहां जहां 5 आ रहा होगा उन सबको कलेक्ट करेंगे और उस डेटा का मीन निकाल लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर क्लस्टर नंबर 5 है, ये क्लस्टर नंबर 6 है, ये क्लस्टर नंबर 7 है, तो इसने क्या कहा है 1 से लेकर के तक उस सब का एवरेज निकाल लें, हर क्लस्टर का एवरेज निकाल लें ताकि नया मीन आए, ठीक है। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही समझाना चाह रहा था मैं, देखो ऐसी क्या होता है, अगर हम पीछे डायग्राम की तरफ जाएं तो इस डायग्राम पे अगर हम रहते हैं तो ऐसी क्या होता है, ऐसी बेसिकली, ठीक है, आपने कहा कि, गौर से देखना, आपने कहा कि इस वक्त इस सिचुएशन में इस क्लस्टर के साथ, ठीक है, इसका एक डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ होगा, इसका भी एक डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ होगा, इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ होगा, जब ये तय हो गया कि, और सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, जब ये तय हो गया कि ये एक क्लस्टर बन गया है, क्लस्टर बनने के बाद बता रहा हूँ मैं, जब तय हो चुका है कि ये एक क्लस्टर आपने अज्यूम कर लिया है, अब आप आगे अगली इटरेशन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये क्लस्टर हमने तय कर लिया, मुझे नहीं पता कि मैं अगले क्लस्टर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मिसाल के तौर पर अगर एक स्लाइड और पीछे जाए, ये वाली पार्ट, ठीक है, इस वाले में आपने कहा कि जो मैंने इनिशियल सीट पिक की थी उसके बेसिस पे
ये क्लस्टर बन गया मेरे पास, ये तय हो गया ना, उसके बेसिस पे ये क्लस्टर बन गया। अब अगले क्लस्टर बनाएं या ना बनाएं, या इसी को मैं फाइनल कर लूं, ये कैसे पता चलेगा? तो आपने कहा कि भाई ये आसान है, आप अगला बनाएं और देख लें कि चेंजेस कितना आ रहे हैं। तो वो चेंजेस निकालने के लिए आपने कहा कि जब ये वाला सेंट्रॉइड जो तय हुआ है इसके लिए, इसका इससे डिस्टेंस सब डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट कर लें, यानी इस सेंट्रॉइड से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें। समझ में आ रही बात है क्या कह रहा हूँ? इन सब डिस्टेंसेस को बेचारा ये सेंट्रॉइड जो है वो कैलकुलेट कर लेगा और ये डिस्टेंस निकाल लेगा, यानी डिस्टेंस नंबर 1, डिस्टेंस नंबर 2, डिस्टेंस नंबर 3, डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए जाएंगे इस वाले क्लस्टर, और सिमिलरली यहाँ पे भी सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस यहाँ मैं यहाँ के डिस्टेंसेस को अगर मैं S से मार्क कर लूँ या D से मार्क लूँ, जिससे S1, S2, सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ से, और उसके बाद इन डिस्टेंसेस को आपने सम करके मीन ले लिया इसका, यानी D1 प्लस D2, समझ आ रही होती है? इसीलिए दो समीशन लगे हुए थे फॉर्मूले में, एक इनका इंटरनल सम और फिर इनके सम का सम, सही है, n प्लस सो ऑन n प्लस S1, समझ में आएगा? S1 S2, अगर तीसरा क्लस्टर हो तीसरे के भी सम ले लेते हैं। तो अपने अपने क्लस्टर से सबका समीशन अपने अपने, और फिर उसके बाद इसका मीन, समझ में आई? मीन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो जो डिफरेंस निकालेंगे ये कहलाता है SSE। ये SSE आपने निकाल लिया, SSE सॉरी, ये SSE आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने अगला क्लस्टर निकाला, सुनते रहना फिर मैं आपको सवाल आपको करता हूँ। अगला क्लस्टर निकाला आपने, कहा ये आ गया, यानी ये आ गया, ठीक है। और इसका SSE निकाला, तो जो पिछले वाले का SSE आया था और ये वाले का SSE आया था, अगर इसमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है, जो थ्रेशोल्ड हम जो तय कर लें, यानी 0.001 मिसाल के तौर पर हमने थ्रेशोल्ड तय कर लिया, हमने कहा कि भाई अगर इतना चाहिए 0.01, ठीक है, 0.01, अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो अगले की तरफ जाना है, और अगर इससे कम डिफरेंस है तो फिर हम रोक देंगे SSE की वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक हो गया। तो आपने जो इस वक्त यहाँ पे SSE कैलकुलेट किया है, SSE जो मैंने अभी तरीका बताया आपको कैलकुलेट करने का, और जो अब आप अगले क्लस्टर में SSE कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये इस वाले में ये SSE कर, इन दोनों का SSE अगर इस थ्रेशोल्ड से छोटा होगा तो आप कहेंगे अगला क्लस्टर ना बनाओ, और अगर बड़ा होगा तो फिर अगला क्लस्टर बनाएंगे, और जो अगला क्लस्टर बनेगा वो इस वाले से मैच होगा, इसका पिछला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप आखिर के दो SSE देख रहे होते हैं, लास्ट 2 SSE आप पिक करेंगे और उनको चेक करेंगे। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी SSE का मतलब। तो इसलिए अगर मैं SSE के फॉर्मूले की तरफ जाऊं तो उसमें 2 समीशन है। 2 समीशन किस चीज का है? एक तो ये समीशन है कि इंडिविजुअल क्लस्टर के इनसाइड डेटा का समीशन, और जब सारे क्लस्टर अपना सम दे दें तो फिर उन सारे क्लस्टर का सम, तो ये इनसाइड डेटा का सम और फिर सारे क्लस्टर का सम। तो ये 2 समीशन लगाओ और सिंपल डिस्टेंस लगाओ, मीन निकालना चाहिए, मीन निकालना तो कुछ नहीं, सही है। मेरा ख्याल है कि समझ आ गया होगा SSE। तो ये एक टेक्निकल तरीका है जिससे हम काम कर सकते हैं। अगर टेस्टिंग डेटा दोनों क्लस्टर में ना आए तो नियरेस्ट क्लस्टर को, दोनों क्लस्टर में नियरेस्ट डेटा में ना आए, नियरेस्ट में ना आए, समझ नहीं आया सवाल हो जाता। यानी सर अगर टेस्टिंग डेटा दोनों, टेस्टिंग डेटा तो अभी हम ले ही नहीं रहे ना बेटा, टेस्ट तो कर ही नहीं रहे किसी चीज को, हम तो गिविंग, इसमें कोई टेस्टिंग तो होती नहीं है। ये तो ट्रेनिंग डेटा जो दिया, यानी जो डेटा आपको दिया जाता है आप सिंपल उसको क्लस्टर कर रहे होते हैं। टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। तो बाद में जब आप क्लस्टर कर लोगे तो मॉडलिंग करोगे तो रिजल्ट आपके पास इस तरह से आए कि भाई टेस्टिंग कर, अभी तो कोई टेस्टिंग है ही नहीं। अच्छा है, क्या समझ आ रहा है नहीं आया तो मैं दोबारा आपसे सवाल ले लूँगा। ये सर ये कुछ सवाल हैं, इसका आंसर देने। कहता ये है कि सपोज यू रन के मीन एंड आफ्टर द एल्गोरिथम कन्वर्जेंस यू हैव, आपने के मीन चलाया और आपको मिल गया C13। इसका मतलब तो सबको इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है ना एल्गोरिथम के हिसाब से? क्या है इंटरप्रिटेशन है तलहा साहब? मैं सबके नाम नहीं लेता, ऐसा ना करना समझ में, मेरे को फेवरेट स्टूडेंट है, मेरे सारे स्टूडेंट फेवरेट है, तो सामने जो स्क्रीन पे नजर आता है ना उसका नाम ले लेता हूँ, तो तलहा सबसे टॉप पे था।
जी तला साहब, इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ उर्दू में लिख के क्या मतलब। सेंट्रॉइड की वैल्यू है, नहीं नहीं रजान से नहीं पूछ रहा, तला से पूछ रहा हूँ। तला तला सो गए क्या? मोबाइल सर पे रख के सो तो नहीं गए तला भाई? तला तला आंसर नहीं आ रहा तला का। लॉगिन तो है लेकिन तला का आंसर नहीं आ रहा। तला जैन, आंसर आंसर गलत ही हो। अब्दुल वहाब आप बता दें। सॉरी यार, सामने ये लोग कैसे इनका नाम ले लिया, मैं भी आगे। पहले वाले की इंटरप्रिटेशन C1 इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? आशिर जावेद, ये दोनों कहाँ चले गए? अब्दुल वहाब तला, हाँ मुझे लग रहा सो गए ये। आशिर जावेद, वो जो आजकल वीडियोस बनती है ना ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस की, वो सही बनती है, ऐसा ही हो रहा होगा। अल्लाह भाई सो रहे होंगे, आशिर साहब जाग रहे हैं। फर्स्ट डेटा बिलोंग टू C3 है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आशिर साहब ने। इसका मतलब ये है कि पहला डेटा जो है वो सीड नंबर 3 से, यानी सीड कह ले तो क्लस्टर नंबर 3 से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही है, मोहसिन का आंसर भी सही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये दो बातें तो हमें समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि दूसरा डेटा भी सीड नंबर 3 से बिलोंग करता है और तीसरा डेटा सीड नंबर 5 से, यानी क्लस्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, चेक दैट अप्लाई। जब ट्रू हो तो चेक अप्लाई करते हैं। कह रहा है द थर्ड एग्जांपल X3 हैज बीन असाइन टू क्लस्टर 5। थर्ड वन जो है वो 5 से असाइन है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, टिक कर दिया उसको हमने। ठीक है, कहते हैं the first and the second training example X1 X2 have been assigned to the same cluster। फर्स्ट और सेकंड सेम क्लस्टर से असाइन हुए। देखिए फर्स्ट भी 3 को है, सेकंड भी 3 को है। सही है, तो आपने टिक कर दिया। The second and third training example have been assigned to the same cluster। सेकंड और थर्ड सेम पे नहीं है तो इसको टिक नहीं किया हमने। ये इंपॉर्टेंट बात है। Out of the possible value k is equal to 1 to k, अगर k is equal to 1 to k है, ठीक है, और इस वक्त k की वैल्यू 3 अगर सेलेक्ट की जाए तो मिनिमाइज होगा x2 माइनस k2, यानी ये वैल्यू मिनिमाइज होगी x2 माइनस म्यू k स्क्वायर। ठीक है, और k की वैल्यू क्या पिक की गई है? 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x2, गौर से देखो, x2 कौन से क्लस्टर में बिलोंग करता है? 3 में। तो इसका मतलब है x2 का डिस्टेंस किस क्लस्टर से कम होगा? 3 से। तो देखो x2 माइनस सेंट्रॉइड नंबर 3 से मिनिमाइज ही होगा। तो ये भी जो है वो ट्रू है। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देखता, उसको दोबारा देख लीजिएगा। अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आगे हमारे पास एक, ये तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे हमें कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करना है। जो एसएससी है ना, कॉस्ट फंक्शन, वो बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कॉस्ट फंक्शन क्या है, ताकि हमें समझ आए कि हम इसको, मैं इसमें यहाँ पे रोकूंगा, अगली क्लास में बाकी हम कंटिन्यू कर लेंगे। आपको एक क्विज भी देना है ना, ऐसा ना हो कि आप बोलें। वैसे तो हमारी क्लास 3:30 बजे ऑफ होती है, लेकिन चलो ब्रेक नहीं लिया तो हम इसको थोड़ा अर्ली हम ऐसे खत्म कर देते हैं क्लास। आपको मैं क्विज देता हूँ, क्विज आप आज अपलोड कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें नकल शकल तो नहीं करेंगे। अच्छे माशाल्लाह स्टूडेंट हमारे। अच्छा जी, हाँ हाँ, ये हमें पढ़ानी है मैम। हमें दो बातें अभी मैंने नहीं पढ़ी। देखो स्लाइड नंबर 28 पे 42 स्लाइड है टोटल, तो अभी हमें आगे आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, जिसको आप लोग उर्दू में कहते हैं ना कि टफ टाइम ना दूं, ये तो इंग्लिश में हो गया, नहीं हल्का हाथ रखूं, ये उर्दू में हो गया, तो वो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा था कि इतने रखते हैं और आपको एक प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्विज दे देते हैं आपको, और आप क्लास खत्म हो जाएगी इतनी देर में। वैसे ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है, तो हम ये दो काम करेंगे तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो हम बाकी ये वाले सारे काम अगली क्लास में जो है फिर करें। हमारे क्लास अभी है ना, 2-3 टॉपिक रह गए हैं जो हमारे कोर्स के हिसाब से खत्म करने हैं। हमें एक PCA पढ़ना है, न्यूरल नेटवर्क पढ़ना है, और SVM पढ़ना है। ये 3 टॉपिक रह जाएंगे सब हमारे। ठीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि मई के भी 2 हफ्ते हमें मिलेंगे पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए बचा के रखते हैं हम। तो आस्ते आस्ते करके पढ़ते हैं इसको हम। और इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। के मीन तो नहीं पढ़ा, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन की इम्प्लीमेंटेशन। जी जब से PCA तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। PCA को मैं आपको उसके डायग्राम, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी
वर्किंग मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग बीसीए का पढ़ा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ सोचता हूँ कि इसको यहीं तक रखता हूँ। बाकी हम जो मैंने सवाल पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए उससे पहले हमने इसकी वीकनेसेस और इसके एडवांटेजेस पढ़ने के बाद मैं आपको तसल्ली के लिए स्लाइड दिखा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना क्लस्टर रैंडम इनिशियलाइजेशन के टॉपिक के नाम से, तो हम इसको किस तरह से ओवरकम करेंगे वो यहाँ पे समझाएगा अगली क्लास में। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम 2 इश्यूज डिस्कस करेंगे, रैंडम क्लस्टर कितने लेने हैं, और ये जो जरियाब साहब ने क्वेश्चन किया था लोकल में ऑप्टिमा जो है वो हम किस तरह से जो है वो उसको हम ओवरकम करेंगे। 2 अगली क्लास में पढ़ के हमारे टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं आपको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ ताकि आप जो है वो 10 मिनट भी रहेंगे। प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, एक क्विज अपलोड करूँगा और उसके बाद हम आइए प्रोजेक्ट। अगर आपका दिल है पढ़ने को तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको कंटिन्यू कर लूँगा पढ़ना, कोई इशू नहीं है। मतलब ये तो आपके रिलैक्सेशन के ऊपर मैंने आज छोड़ा है, वरना तो आप बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू। लेकिन इससे पहले मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करूँगा। अच्छा, अली शेर ने तो कभी भी हमें सपोर्ट नहीं किया। अली शेर साहब, अच्छा आइए पहले प्रोजेक्ट देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग। स्टूडेंट देखो, हमें प्रोजेक्ट क्या करना है, ये टाइम मुझे भी अंदाजा है, टाइम है, हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह कोर्स। आप आराम से पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा रीडिंग जरूर अपने बढ़ाएं, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा खाली टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए मसला है। कोड लिखना आता हो, कोड लिखो, डरो नहीं किसी चीज़ से। मैं हमेशा कहता हूँ कि डरना नहीं है आपने, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, डरना नहीं है आपने, इससे लड़ना है और देखना है कि ये काम की दुनिया में अब यही इसी पे काम हो रहा है, तो हम इससे बच के जाएंगे कहाँ पे। हम तो इसी में रहते हुए जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व करें, जो नहीं आता सीखें उसको, तो हमारे लिए कुछ बेहतर है। घर के छोड़ दिया तो जो बचपन से करते हैं इंटर से, तो मैथ्स मुश्किलें छोड़ते चले गए, सीक्वेंस सीरीज छोड़ दी, ये छोड़ दिया, नहीं आता, हल्का आता है, तो आज उसका हमें खमियाजा बहुत। अच्छा जी, जूम जूम जो है वो मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट कर लिया था, नेट तो कनेक्ट। अच्छा देखो, ये मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल ओपन किया, सुन ले गौर से। 3 या 4 स्टूडेंट का ग्रुप होगा जो ये काम कर रहे होंगे, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। इससे 4 से ज्यादा यानी 4 मेंबर से ज्यादा ना हो। आपने एक पेज के ऊपर अपना टाइटल और अपने मेंबर्स को लिख के भेज देना है कि आप ये काम करेंगे। ठीक है, बाकी जो हेल्प चाहिए आप मुझे पर्सनल ईमेल करें, मेरे को जैसे टाइम होगा। अभी मैं क्योंकि मैं 20 यानी 20 अप्रैल तक थोड़ा बिजी हूँ, कोई 2 असाइनमेंट्स हैं जो मुझे सबमिट कराने हैं, वो 2 हो जाएंगे तो मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, तो आपको टाइम भी ज़्यादा। 2 स्टूडेंट ने मुझसे टाइम मांगा हुआ है, मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ, तो इसकी वजह ये है कि 2 टास्क मुझे जमा कराने हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। जैसे मुझे रिड्यूस होता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम। आपने 2, 3 और 4 मेंबर्स बना सकते हैं, इनमें से काम करना है। काम मैं इस तरह इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लर्निंग हो कि आगे अगर फ्यूचर में आप काम करें तो लोग इस तरह से आपसे काम डिमांड करते हैं, तो वो भी आप सीख लें। देखिए, सबसे पहले मशीन लर्निंग इज गेनिंग सक्सेस इन द एवरी लाइफ स्पैन, यानी आप हर फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग लगा सकते हैं। आप ये ना सोचे फेस पे लगाएंगे, फला लगाएंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल, आप हर फील्ड पे लगा सकते हैं, क्योंकि उस फील्ड की हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि हमें मेडिकल साइंस में लगाना है, तो मेडिकल साइंस की नॉलेज ना होने की वजह से हम नहीं लगा पाते। आपसे कहता हूँ कि आप जो है वो मैनेजमेंट साइंस में मशीन लर्निंग लगाए, मैनेजमेंट साइंस की नॉलेज ना होने की वजह से हम ना लगा सकते। तो ये तो हमारा कंस्ट्रेंट है, लेकिन मशीन लर्निंग का कंस्ट्रेंट नहीं है। मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आप फेस पे लगाते चले जाएं, आप ढूंढें प्रॉब्लम। आप कहें मैं स्पोर्ट्स के ऊपर लगाऊंगा, आप कहें कि मैं बस जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगाऊंगा, तो आप ये सोचें कि मुझे मशीन लर्निंग कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, ये प्रोजेक्ट बनाए ताकि कोई न्यू चीज सामने आए। ठीक है, तो कहता है कि सारी लाइफ स्पैन के ऊपर जो है वो हम यूज कर सकते हैं, बिजनेस की क्लस्टरिंग के लिए, स्पोर्ट्स में प्रिडिक्शन के लिए, मेडिकल रिसर्च में डायग्नोस करने के लिए, इसी तरह से एक्सेट्रा आर नाउ लार्जली बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग। सारे के सारे मशीन लर्निंग पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। इन दिस प्रोजेक्ट हम जो प्रोजेक्ट करेंगे, यू आर अलाउड टू अप्लाई मशीन लर्निंग इन एनी फील्ड। आप अलाउ है कि आप किसी भी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मैं सर बोला जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही?
जी स्टूडेंट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चलो ठीक है। तो ये आपने जो है वो किसी भी फील्ड में लगाना है। मैंने इसलिए कहा कि हर आदमी अपने एंगल से मशीन लर्निंग लगाए, ताकि जब वो जॉब पे जाए तो उसको पता हो कि किस तरह से हम लगाते हैं। सिर्फ ये ना सोचो कि फेस पे लगाना ही जरूरी है, सिर्फ ये ना सोचो कि थंब पे लगाना जरूरी है। हर फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग जो अप्लाई की, डेटा साइंस जिसे कहते हैं। द फॉलोइंग आर सपोज टू बी डन फ्रॉम योर साइड। अब आप ये सोचना है कि हमें ये करना है, इसमें आपने डरे नहीं कि 9 चीजें लिख दी हैं सर ने, आप मुझसे डिस्कस करेंगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने लिया और प्रिडिक्शन करके आंसर दे दिया, आपने उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके आना है, दुनिया क्या चाहती है आपसे उस फॉर्मेट में लेके आना है। ये एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे, आराम से आप इसको करें। हम देखते हैं कि कब हमें इसको वापस लेना है। जब आप किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल दें कर समझा दें प्लीज कि किस तरह। मैं समझा देता हूँ, मैं आपको एक पेपर शो कर देता हूँ अभी सामने, ठीक है? तो आपने कुछ लिखना नहीं है इसमें, आपने जो है ना ये रिजल्ट्स तैयार रखने हैं। मिसाल मैं भी आपको एग्जांपल भी देता हूँ, प्रोजेक्ट नीचे लिखी हुई है कुछ टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं इसमें से कोई पिक कर लूँ। तो आप कहते ये हैं कि कलेक्शन ऑफ द, यानी आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला काम हुआ कलेक्शन ऑफ द डेटा सेट। इसमें मैं आपकी हेल्प